अपने कॉपी के स्टार्टिंग के पेज निकाल लो जहां से हमने चैप्टर स्टार्ट करा था। और चैप्टर के स्टार्टिंग में तुमने टेबल ऑफ कंटेंट लिखा था। तो अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ कंटेंट हमारा लगभग लगभग 100% में से 99% चीजें कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेट के बारे में। ठीक है, रेट सबको क्लियर होगा। रेट की यूनिट सबको क्लियर होगी। देन उसके बाद यूनिट के बाद एक नोट है, नोट जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि हमारे पास रेट जो होती है 1 मोल के लिए बराबर होती है, वो नोट क्लियर होगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेट लॉ। क्वेश्चन करने के बाद ऑब्वियसली क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेट लॉ। सही है, रेट लॉ के अंदर कुछ किसी को डाउट होगा नहीं। रेट लॉ के बाद उसके हमने क्वेश्चन करे थे। देन उसके बाद हमने पढ़ा था रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के क्वेश्चन करे थे। फिर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, एंड देन उसके बाद यहां तक खत्म हो चुका था अपना 50% चैप्टर। देन उसका बाकी का 40% आता है अरेनियस इक्वेशन। अब अरेनियस इक्वेशन के अंदर हमारे पास कुछ डाउट रह गए हैं जो आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन ऐसे हम लोग कर चुके हैं। अब अरेनियस इक्वेशन के अंदर रह क्या क्या गया वो देखना। सो रहने वाली चीजें हैं, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी, जो तुम्हें पता है वो अधूरी डेफिनेशन है। मैं नहीं कह रहा कि हाँ वो गलत है, बट वो अधूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी वो नहीं होती जो तुम्हें पता है, ठीक है ना, जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। दैट इज नॉट एक्टिवेशन एनर्जी। हम केमिस्ट्री में देखेंगे केमिस्ट्री में क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और अरेनियस इक्वेशन के अंदर ही हमने एक टर्म पढ़ी थी, दैट इज नोन एज ए, जिसे हम कहते थे फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अपने को वो भी पढ़ना है आज कि इस ए का मतलब क्या है। और अरेनियस इक्वेशन में इसके अलावा और कुछ नहीं रह गया। सही है। देन उसके बाद तुम्हें याद होगा टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो इतना पार्ट है, मतलब कि ये तो रेट था, ये अपना फर्स्ट पोर्शन था, रफ्तार क्या होती है। देन उसके बाद ये था अपना सेकंड पोर्शन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट समझ रहे हो। सेकंड पार्ट में हमने लिखा था कि हमारे को पढ़ना था कि रेट डिपेंड किस किस पे करती है, डिपेंडेंसी ऑफ रेट। तो रेट किस किस पे डिपेंड करती है, उसमें से जो पहला था दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है वो हमें सिखाता है रेट लॉ। देन उसके बाद टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है वो हमें सिखाता है अरेनियस इक्वेशन। दिस इज अबाउट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है रेट। ठीक है, वो सिखाती है अपने को अरेनियस इक्वेशन। और उसके बाद एक तीसरा फैक्टर भी था, दैट इज नोन एज कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट कैसे रफ्तार को बढ़ाता है घटाता है अपने को वो भी देखना था। सही है। सो कैटलिस्ट बस रह गया है थर्ड, सेकंड का थर्ड पार्ट। समझ रहे हो, सेकंड का थर्ड मतलब कि रेट डिपेंड करती है कैटलिस्ट पे कैसे। सो इट इज सेकंड का थर्ड पार्ट। सही है। और फिर उसके बाद हमारा हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट इज थर्ड टॉपिक, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है अभी, ठीक है ना। तो कोलिजन थ्योरी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कैटलिस्ट कैसे डिपेंड करता है रेट को वो पढ़ने वाले हैं। और ये कुछ टर्म्स जो हमने पीछे की छोड़ी हुई हैं वो भी आज हमारे अंदर इसी के साथ क्लियर हो जाएंगी। सही है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर जो 3 से लेकर 4 मार्क्स का तुम्हारा फ्रेम होता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी चीज पूछनी हो तो अभी पूछ लो। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर ये ओवर है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपनी बेसिक रिएक्शन पे। अब देखना केमिस्ट्री में रिएक्शन होती कैसे। सपोज तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है और रिएक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है, हाइड्रोजन H2 प्लस I2। अब ध्यान से बस सुनते रहना, और जहां पर भी समझ में आना बंद आ जाए वो बता देना मेरे को, ठीक है ना। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इट गिव्स ट्वाइस ऑफ HI। ठीक है ना, ये हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, ध्यान से समझना उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हाइड्रोजन को मैं लिख सकता हूं ऐसे H2, ऐसे H सिंगल बॉन्ड H। आयोडीन को लिख सकता हूं ऐसे I2। जब दोनों ऐड होते हैं तो ऐड होने के बाद ये डायरेक्टली कंपाउंड नहीं बनाते, ये स्टेप डायरेक्टली नहीं होता है। हमारे पास बीच बीच में कुछ चीजें बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। मतलब कि डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बना करते, हमारे पास बीच में रिएक्शन के बीच में कोई कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो होते हैं हाईली अनस्टेबल। देख रहे हो, ये इंटरमीडिएट जो है इट इज हाईली अनस्टेबल। समझ गए। तो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है दैट आर हाईली अनस्टेबल, मतलब कि जैसे ही बनेंगे वैसे ही ये प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएंगे। अब देखो जरा यहाँ पर स्टार्टिंग में H2 और I2 अलग अलग थे। देन उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स दैट इज दिस।
इस तरीके का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये बॉन्ड यहां से टूटा, देख रहे हो, यहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक हुआ। उसके बाद क्या बन गया, एक बन गया ये HI और एक बन गया दूसरा ये वाला HI, देख रहे हो। सो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को बनाने में, ध्यान से सुनना जरा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या फिर इसका दूसरा नाम होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कह लो या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह लो, बात एक ही है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। सही है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन। In the reaction, there is a formation of activated complex, and the energy required to convert reactant into this activated complex is known as activation energy। देखना मैंने क्या कह दिया, कि जितनी एनर्जी चाहिए तुमको रिएक्टेंट से, ये मेरे पास रिएक्टेंट, नीचे देखना ग्राफ के अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन। अब इन रिएक्टेंट से जब मेरे को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां तक ये देख रहे हो सी, इट इज एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक बनाने में जो मेरे को एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया कि नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। सही है। अब उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक क्लियर होगी। देन उसके बाद क्या होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, HI के अंदर, दैट इज अवर प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी रिएक्शन की कहानी कि किस तरीके से रिएक्शन चलती है केमिस्ट्री के अंदर। सो आई होप अब यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अगर तुम लोग समझना चाहते हो तो देखना एग्जांपल। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए बेसिक से एग्जांपल देखना। अगर तुम्हारे को अपना सुंदर सा घर बनाना है, ठीक है, और घर बनाने के लिए तुमको किस चीज की जरूरत होगी, घर बनाने के लिए चाहिए तुम लोगों को रॉ मटेरियल, ठीक है ना, जैसे कि ईंटें, ब्रिक्स, और चाहिए तुमको सीमेंट। मान लो मेरे को दो चीजें चाहिए और दो चीजों से मैं घर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये है रिएक्टेंट, समझना ध्यान से, ये है मेरे पास रिएक्टेंट, ईंटें और सीमेंट, और जो मेरे पास घर बनकर आने वाला है वो क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात एक दिन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, रिएक्शन चलेगी धीरे 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 धीरे, पहले एक दीवार खड़ी होगी, दूसरी दीवार खड़ी होगी, तो बीच में जितना भी घर का पोर्शन बना होगा, मतलब कि सबसे पहले बनाया मैंने दरवाजा, ठीक है ना, उसके बाद बनाई मैंने खिड़की, ठीक है, उसके बाद बनाई मैंने छत, ये रही मेरी छत, सही है, उसके बाद मैंने बनाई दीवारें, और जब इन सबको मैंने मिला दिया और मिलाने के बाद जो बनकर आया वो था मेरे पास प्रोडक्ट। तो बीच में जो इतने सारे स्टेप थे, मतलब कि जो इतने सारे बीच में कंपाउंड्स बनकर आए केमिस्ट्री में, उनको कहा जाता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सही है, समझ में आया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फंडा क्या है। अब खुद सोच के देखो, जो मैंने तुम्हें पहले डेफिनेशन बताई थी, क्या वो सही थी या गलत थी। मतलब कि पहले क्या बताया था, रिएक्शन को स्टार्ट करने में जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक तरीके से जब तुम लोग ये छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हो तो तुम लोग क्या कर रहे हो, रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो। दैट मीन्स तुमने जब एक दरवाजा बनाया तो उस टाइम पर तुमने रिएक्शन को स्टार्ट करा, जब तुमने खिड़की बनाई उस टाइम पर रिएक्शन को तुमने बेसिकली प्रारंभ किया, और जब ये सब पार्ट्स तुमने फाइनली जोड़ दिए तब तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनकर आया। सही है। सो स्टार्टिंग में जो बताई गई थी वो थी एक जर्नल डेफिनेशन, और जो अब बताई जा रही है वो एक परफेक्ट बुकिश डेफिनेशन, ठीक है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। समझ में आया कि नहीं। भैया एग्जाम में आती है ये डिफाइन करने के लिए? एग्जाम में एज सच नहीं पूछा जाता है ना, एग्जाम में नहीं पूछा जाए, लेकिन पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लोगे अपने आप या लिखवाऊं। लिखवा दो। लिख लो जल्दी से फटाफट से। द एनर्जी required to convert the energy required to convert reactant molecules reactant molecules into activated complex, ब्रैकेट में लिख लेना intermediate complex, required to convert into activated complex, ब्रैकेट में intermediate complex, is known as activation energy, as
known as activation energy. ब्रैकेट में लिख लेंगे EA. भैया एक बार दोबारा बोल दो ये डेफिनेशन। The energy required to convert reactant molecules into activated complex. ब्रैकेट में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर जो ये डेल्टा H है ये डिनोट कर रहा है हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तुमको ये पता होना चाहिए, केमिस्ट्री का एक बेसिक सा फंडा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, वो रिएक्ट करते क्यों हैं? वो रिएक्ट करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है ना, टू बिकम स्टेबल इन नेचर। और वो भैया स्टेबल हमें कैसे पता चलेगा हीट रिलीज हो रही है या हीट हाँ हम वही ले तो, रहे हैं सुन उनसे? सुन 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 वही तो बताना चाह रहा हूँ कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं टू गेट स्टेबल, कि वो स्टेबल हो जाए। और कोई भी चीज स्टेबल कब होती है? जब वो एनर्जी को लॉस करती है, जब उसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है, आप खुद सोचो कि बचपन में किसी बच्चे को अगर खाना वाना खिला के मम्मी भेजती है तो उसमें क्या रहेगी? फुल एनर्जी रहेगी, खूब मजा करेगा वो, खूब मजाक मस्ती करेगा वो, ठीक है ना, फुल जोश में रहेगा वो। लेकिन अगर पेट खाली है, ठीक है ना, तुम्हारे अंदर तुमको खाना नहीं दिया गया, तो उस टाइम पर क्या होगा? उसमें एनर्जी होगी नहीं। एनर्जी नहीं होगी तो उसका मतलब एकदम स्टेबल, कुछ नहीं करेगा वो, जहां पर बिठा दो वहीं पर ही बैठा रहेगा, ठीक है ना, मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहेगी कुछ करने की। सो अगर किसी को स्टेबल करना है तो उसमें से एनर्जी निकाल लो। एनर्जी क्या करना? अपने को लॉस करना है। तो ध्यान रखना, जो रिएक्टेंट होते हैं वो जब ही रिएक्ट करेंगे जब उनको स्टेबिलिटी मिल रही हो, और स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब एनर्जी का लॉस होता है। तो यहां पर देख रहे हो, इस टाइम पर रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट थे उनकी एनर्जी कितनी थी? मान लो इस पॉइंट पर एनर्जी है 10 जूल, 10 जूल, ठीक है ना, उनके अंदर एनर्जी 10 जूल। लेकिन उसके बाद देख रहे हो ये जो प्रोडक्ट बनकर आया है HI, इसकी एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी कम हो गई। नाउ सपोज दिस पॉइंट इज 5 जूल, ठीक है, तो हमारे पास क्या पता चला है कि यहाँ पर भी एनर्जी घटती है। सही है, तो समझ में आ गया डेल्टा H कैसे है कि एनर्जी निकली क्यों रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई, छोटी सी कहानी है। ये है, ये हो तुम, ठीक है, तुम जा रहे हो एकदम सड़क पे चलते हुए बढ़िया तरीके से, पीछे से आया एक पागल कुत्ता। ध्यान से सुनना, इस टाइम पर तुम लोग चल रहे हो, तुम लोग वॉक कर रहे हो, तुम लोग चल रहे हो, ठीक है, पीछे से आया तुम्हारे एक पागल कुत्ता, आ गया डॉगी, पागल कुत्ता। अब जैसे ही पागल कुत्ता आया, उसके अंदर कुछ नहीं था, वो केवल भौंकने वाला कुत्ता था। भागता 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 आया और तुम्हारे पीछे से भौंकने लग गया, तो तुमने भागना शुरू करा। ये देख रहे हो, ये भागना शुरू करा तुमने मस्त एकदम, और भागना शुरू करा, लेकिन कुत्ते की रफ्तार बहुत तेज, कुत्ते की रफ्तार तुमसे बहुत ज्यादा तेज। तो कुत्ता ने क्या करा? कुत्ता हाफते हाफते भागते भागते तुमसे आगे निकल गया, और तुम हो गए एकदम बढ़िया शांत। कहानी समझ में आई? मतलब कि तुम्हारे को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल और केवल उसने क्या करा? तुम्हारे पीछे से आया भागता हुआ, तुम्हें लग गया डर और तुमने भागना शुरू करा। और जैसे ही कुत्ता, तो तुमसे तेज भागता है, तो जैसे ही कुत्ते ने तेज भागना शुरू करा, कुत्ता तुमसे आगे निकल गया। तुमने देखा कुत्ता तो तुम्हारे पीछे था ही नहीं। उसके बाद तुम हो गए एकदम नॉर्मल। सही है, कहानी समझ में आई? तो ये थी एक छोटी सी कहानी एक बच्चे की, कैसे वो कुत्ते से डर गया। लेकिन वहीं पर ही ढीठ बच्चा, आलस्य से भरा हुआ, ठीक है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पीछे से आया कुत्ता भागता हुआ और उसके बाद काट लिया उसे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब कि उसने भागना शुरू हुई नहीं करा। समझ रहे हो? क्या करा? उनने भागना शुरू नहीं करा और उसके बाद कुत्ते ने उसे काट लिया। बताइए, ये ऐसी का ऐसी जो का तो खड़ा रहा, बदतमीज किस्म का आदमी, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आलस्य से भरे पड़े हैं, और उसके बाद काटेगा तो 14 इंजेक्शन लगवा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा। सही है, बताइए। तो सबको समझ में आ गई होगी छोटी सी कहानी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यही कहानी चलती है अपनी रिएक्शन के अंदर। जब रिएक्टेंट चल रहे हैं, धीरे धीरे रिएक्शन चल रही है, स्टार्टिंग में इस फेज के अंदर है, रिएक्शन चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके बाद पीछे से कौन आया? कुत्ता। हेयर कुत्ता स्टैंड फॉर कैटलिस्ट, ठीक है, कुत्ता किसके लिए स्टैंड कर रहा है? कैटलिस्ट के लिए स्टैंड कर रहा है। तो कुत्ता इज इक्वल टू कैटलिस्ट। तो जब हमारे पास एक कैटलिस्ट आया, उस टाइम पर रिएक्शन ने क्या देखा? डर गई रिएक्शन, रिएक्शन तुरंत तेज 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 होने लग गया, ताकि एकदम से ही जो हमारे पास लड़का था वो तेज तेज भागने लग गया। लेकिन जैसे ही वो थक गया, रिएक्शन मतलब कि थक गया, थोड़ा धीरे हो गया, उसके बाद कुत्ते ने क्या करा? सरपास हो गया। जैसा का जैसा कुत्ता था वो वैसी का वैसी चला गया, मतलब कि हफ्ते हफ्ते आप भाग के आया था, भागता हुआ चला गया, बस।
तुम्हारी क्या हुई, तुम्हारी हो गई हालत खराब, तुम्हारी क्या हो गई, एनर्जी लूज। मतलब कि तुम स्टार्टिंग में थे रिएक्टेंट, स्टार्टिंग में क्या थे वो, रिएक्टेंट। जैसे कैटलिस्ट आया, तेज 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 भागना शुरू करा रिएक्शन ने, और उसके बाद जब कैटलिस्ट चला गया उस टाइम तक क्या हुआ, सारी की सारी एनर्जी हो गई लूज, तुम हो गए थक। और एनर्जी लूज होने का मतलब क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आ चुका है। तो यही कंसेप्ट होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, अब यहां पर सेकंड कहानी की सुनाई गई थी, कोई ऐसी रिएक्शन है वो चल ही नहीं रही, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ही नहीं रही, तो क्या कैटलिस्ट यानी कुत्ता उसे चला सकता है, बिल्कुल नहीं चला सकता। अगर कोई चल ही नहीं रहा, कोई बैठा हुआ है आलस्य से भरा पड़ा है कि हम तो चलेंगे नहीं, हम तो ढीठ है, तो क्या तुम अगर कुत्ते को ले आओगे तो कुत्ता उसे चला सकता है, बिल्कुल नहीं चला सकता। मतलब कि कैटलिस्ट केवल चलती हुई रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को चलाने का काम नहीं करता। ध्यान रखना, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन बट इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑलरेडी गोइंग रिएक्शन। मतलब कि जो रिएक्शन पहले से ही चल रही है केवल उसी की स्पीड बढ़ाएगा, जो रुकी हुई रिएक्शन है उसको वो स्टार्ट नहीं कर सकता। सही है, फंडा समझ में आ गया कैटलिस्ट का। तो अब देख, अब तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए, भैया ऐसा करा क्या, इस कुत्ते ने पीछे से भागते भागते ऐसा करा क्या कि हमारी स्पीड बढ़ गई। तुम लोग कह सकते हो रिएक्शन को डरा दिया। अब डराने का मतलब क्या है, केमिस्ट्री की भाषा में डराने को हम लोग क्या कहेंगे, तो केमिस्ट्री की भाषा में डराने को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को घटाना। अब खुद सोचना जरा, ये थे हमारे पास रिएक्शन का ग्राफ, ध्यान से देखना ग्राफ तुम्हें समझा देता हूं तुम्हें। स्टार्टिंग में ये थे हमारे पास रिएक्टेंट और ये हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, जब बिना कैटलिस्ट के, विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन चली तो उस टाइम पर क्या हुआ, उसने ये पाथ फॉलो करा, दिख रहा है डार्क वाला जिसपे मैं अब चला रहा हूं कर्सर, ये डार्क वाला। मतलब कि रिएक्शन चलनी स्टार्ट हुई, कोई दिक्कत नहीं, चली 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 चली, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कि यहां तक केवल और केवल हम लोग पार्ट्स बना रहे हैं, खिड़की बनाया, दरवाजे बनाए, छत बनाई, दीवारें बनाई, और इसके बाद जब एक्टिवेशन एनर्जी हो गई उसके बाद हमने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करा, मतलब कि घर को असेंबल करना स्टार्ट करा, और फाइनली हमारे पास घर बनकर तैयार हो गया। सही है, लेकिन जैसे ही आया कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट ने करा क्या, इस ग्राफ में क्या अंतर लाया, उसने बेसिकली जो हमारे पास रिएक्शन थी उसको डरा दिया, और डरा के कहा भाई तू जल्दी जल्दी काम कर, और काम ऐसा कर कि जल्दी जल्दी दरवाजे, खिड़की और जो तेरी छत है उसको बहुत स्पीड में बढ़ा। मतलब कि जो तेरी एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू उसने क्या कर दी, कम कर दी। पहले यहां से यहां तक जाने में टाइम ज्यादा लग रहा था, एनर्जी ज्यादा थी, बट कैटलिस्ट जैसे ही आया उसने यहां से यहां तक गया और एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब कि कैटलिस्ट बेसिकली करता क्या है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को घटा देता है। सही है भाई, फंडा समझ में आया। भैया कम क्यों, ज्यादा करनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, तभी तो बेटा रिएक्शन ज्यादा ज्यादा हो जल्दी जाए, चलेगी। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है भाई साहब। अगर तुमने एनर्जी और ज्यादा कर दी तो उस टाइम पर होएगा क्या, और ज्यादा टाइम लगेगा उसको। मान लो ये गया ऊपर वाला ग्राफ जो मैंने ग्रीन से बनाया, ये थी तुम्हारे पास अब एक्टिवेशन एनर्जी, तुमने कोई ऐसी चीज डाली जिसने एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा कर दी, तो तुम्हारे को रिएक्शन और धीरे होगी। खुद सोचो ना, जितनी दिनों में तुम्हारे घर बना रहे थे हम लोग, जितने दिनों में हमारे पास ये एलिमेंट्स बनकर तैयार होंगे, जितने देर में हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उतनी देर में हमारा घर बन के तैयार होएगा। अपने को क्या करना है, घर अगर जल्दी बनाना है तो दरवाजा, खिड़की, छत, दीवारें जब सब जल्दी जल्दी बनानी पड़ेंगी। और जल्दी बनाने का मतलब अपने को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बनाना है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी कैसे बनेगा, जब वो बहुत ही कम एनर्जी पे तैयार हो जाए। दैट मीन्स अभी मान ले यहाँ पर एनर्जी है, इतनी एनर्जी देगा तब जाकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सोच कितना टाइम लगेगा। अगर मैं कहूं मैंने कैटलिस्ट डाल दिया और इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, अब की बार ग्राफ बन गया ये, समझिए। अब की बार जब ग्राफ ये हो गया तो इसका मतलब क्या है, केवल इतनी सी एनर्जी पर ही क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो क्या जैसे ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद तो स्टार्ट नहीं कर देगा अपने घर को असेंबल करना, बस उसके बाद कर दिया हमने स्टार्ट और जल्दी से हमारा घर बन गया। इसका मतलब अपने को क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को देख रहे हो, कम करना है ना कि ज्यादा करना है। तो अपने को एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी है ना कि ज्यादा करनी है, और कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम करता है। सही है। अब तुम लोगों ने सोचा होगा कि हाँ भैया
कुछ तो तुमने ऐसा ही पढ़ाया था कभी कि अपने को रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना भी होता है, सॉरी घटाना भी होता है, मतलब कि जो रिएक्शन जल्दी हो रही है अपने को उसे कम भी करना होता है, बिल्कुल होता है। तो उस टाइम पर जो एलिमेंट डाले जाते हैं, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिनको अपने को स्लो करना है, उस टाइम पे अपने को कुत्ता नहीं भेजना है, सही है ना, मतलब कि तुम लोग कुत्ता भेज दोगे रिएक्शन और स्लो हो जाएगी, ना ना ना, कुत्ता नहीं भेजना है। उस टाइम पर जो हम भेजेंगे दैट आर नोन एज इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स। अब भैया मेरे इनहिबिटर्स ख्याल का से सुना मतलब था फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन में डाला जाता है। जब मैंने तुम्हें याद है वो वाली कहानी सुनाई थी हॉस्पिटल वाली, जब हॉस्पिटल के हाँ हाँ अंदर, हाँ। हाँ जी हाँ जी, क्लोरोफॉर्म। ऑफ की क्लोरोफॉर्म लेकर जाएंगे तो क्लोरोफॉर्म से क्या बन जाती है, फॉस्जीन बन जाती है। तो क्लोरोफॉर्म की स्पीड को कम करने के लिए कि क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन ना बन जाए, उस टाइम पर हम लोग डालते हैं इनहिबिटर्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कैटलिस्ट पॉइजन। ठीक है, कैटलिस्ट पॉइजन कह लीजिए या फिर इनहिबिटर्स कह लीजिए। ठीक है, अब इनको तुम लोग रिलेट कर सकते हो किससे, वो देखा ना, जैसे अगर कोई भी इंसान है वो जा रहा है रास्ते पे जा रहा है, ठीक है ना, इसी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी इंसान है रास्ते पे जा रहा है, अगर बहुत सारे क्या आ जाएंगे, इंसेक्ट आ जाएंगे, समझना ध्यान से, बहुत सारे क्या आ जाएंगे, इंसेक्ट आ जाएंगे, मधुमक्खी आ गई, बहुत सारी मधुमक्खी, छत्ता टूट गया मधुमक्खी का, तो लोग क्या कहते हैं कि जैसी मधुमक्खी है उसको ना वहीं के स्टिल हो जाओ, वहीं के खड़े हो जाओ, बिल्कुल भी हिलो मत, क्योंकि अगर तुम हिलोगे तो मधुमक्खी तुमको पहचान लेंगी और काट लेंगी, समझ रहे हो। तो उस टाइम पर क्या करना पड़ता है, अपने को बिल्कुल स्टिल हो जाना होता है, कि जो रिएक्शन चल भी रही है ना उसकी स्पीड को स्लो कर देना है। या फिर ऐसे तुम लोग जान सकते हो, वो नहीं होता है, वो होता है पोलर बियर। पोलर बियर क्या करता है, वो मरे हुए पर हमला नहीं करता, तो जैसे ही तुम लोग पोलर बियर को देखो वैसे अपनी सांसें रोक लो, रुक जाओ वहीं पर ही, तो उसको लगेगा तुम मर चुके हो तो वो आगे चला जाएगा। तो अगर तुम्हारे को कुत्ते की जगह पर क्या दे दिया जाए, देखो पोलर बियर, मधुमक्खी हमला नहीं करो। भालू दे दिया जाए, तो उस टाइम पर क्या आएगा, अरे सुन तो लो, तो मतलब एक एग्जांपल है बस याद करने के लिए, सही है, ऐसा मेरे को वो नहीं है कि हाँ भालू मारेगा नहीं मारेगा, मेरी गारंटी नहीं है, अगर भालू है तो करके देख लेना, ना मेरी गारंटी नहीं है। जिंदा बच गए तो मेरे को बता देना। तो ठीक है ना, तो अगर तुम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, भालू आ जाएगा, तो तुम लोग क्या करोगे, वहीं पे रुक जाओगे और एक्टिंग करोगे, तुम लोग हो ही नहीं, सही है ना। तो उस टाइम पर क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। तो उस चीज को हम लोग कैटलिस्ट नहीं कहते, उस चीज को हम लोग कहते हैं इनहिबिटर्स या फिर कैटलिस्ट पॉइजन, सही है, समझ में आ गया। अब ये इनहिबिटर्स और कैटलिस्ट पॉइजन क्या काम करते होंगे, कोई बताएगा। भैया ये क्या नाम, स्पीड की रिएक्शन को थोड़ा डिक्रीज कर हाँ देंगे। वो तो डिक्रीज कर देंगे, लेकिन कैसे भैया डिक्रीज कैसे करा। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा यो। हाँ ऑफ कोर्स, कैटलिस्ट पॉइजन। एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए, उल्टा ही है भाई साहब। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, और कैटलिस्ट पॉइजन एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है, सही है। तो ये था तुम्हारे पास छोटा सा काम कैटलिस्ट का। अब बताइए कैटलिस्ट का काम सबको समझ में आ गया। अपना तीसरा होता रेट पे, रेट डिपेंडेंसी की रफ्तार डिपेंड कैसे करती है, तो कैटलिस्ट पे रफ्तार कैसे डिपेंड करती है सबको समझ में आ चुका होगा कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ठीक है ना। कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में मत जानो, कैटलिस्ट पॉइजन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 के अंदर, सही है। कैटलिस्ट पॉइजन के बारे में उसने बता दिया, लिखना चाहिए तो उसको लिख लेना कॉपी के हेडिंग हेडर पे, ठीक है ना। बट फिलहाल हमारा टॉपिक है कैटलिस्ट केवल। सो कैटलिस्ट जो है वो केवल एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और कैटलिस्ट चली चलाई रिएक्शन को भी बढ़ा सकता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, मतलब कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो रुकी पड़ी है, कैटलिस्ट उसको स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकता, कैटलिस्ट उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकता, सही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। और भैया जो कैटलिस्ट पॉइजन होगा ये चलती चलती रिएक्शन को बिल्कुल रोक सकता है। पॉज, बिल्कुल पॉज। पॉज नहीं कर सकता, उसकी स्पीड बंदी कर सकता है, पॉज नहीं कर सकता। अगर पॉज बेसिकली देखना, एक और फिनोमेना है, अगर तुम्हारे को रिएक्शन को रोकना है तो उस टाइम पर तुम्हारे को कुछ ऐसा डालना पड़ेगा रिएक्शन को उल्टा ले जाए, समझ रहे, रिएक्शन पे रुक जाए, थम जाए। लेकिन अपने को बेसिकली रिएक्शन को रोकना नहीं है। यहाँ पर ना देखो, मतलब कि जैसे रिएक्टेंट था, एक बात सोचना, क्या कैटलिस्ट ने रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट लिया, मतलब कि कुत्ता पीछे से भागता भागता आया था और भागता भागता चला गया, इसका मतलब कुत्ता जैसा आया था वैसे का वैसे ही चला जाएगा। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं लेता, इसी वजह से कैटलिस्ट या तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, और कैटलिस्ट पॉइजन रिएक्शन की स्पीड को घटा देता है, उनको रोकते नहीं है वो, सही है। तो इसी वजह से बेसिकली कैटलिस्ट पॉइजन उसको रोक नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ गया।
चलो भाई, तो अब आते हैं कुछ और, एक और टेक्निकल टर्म पे, जरा एक और टेक्निकल टर्म देख लो बस लास्ट। एक आती है तुम्हारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी को थोड़े दिनों के लिए मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम लोग पढ़ने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सही आंसर दे क्या होल्ड पे डाल रहा हूँ, सो इट इज डेल्टा जी। तो डेल्टा जी होता है हमारे पास गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी भी कहते हैं। तो गिब्स एनर्जी को फिलहाल के लिए होल्ड पे डाल रहा हूं, बस केवल ध्यान रखो गिब्स एनर्जी की 3 वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो रिएक्शन चल रही है, ठीक है ना, जो रिएक्शन चल रही है। और जीरो है, जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, जीरो का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन जो रिएक्शन नहीं स्पॉन्टेनियस। चल रही। सही है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल, लेकिन जब तुम लोग भैया इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब कि जब रिएक्शन आगे भी चल रही है पीछे भी चल रही है, उसे कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। आगे भी चले और पीछे भी चले। सही है, ऐसे तो कैसे चल जाएगी? हम लोग इक्विलिब्रियम ऐसे कैसे चल जाएगी, मतलब चलती मतलब है एक रिएक्शन या काफी। तो प्रोडक्ट ही बनाएगी या नहीं नहीं बनाएगी। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी फिलहाल ध्यान रखो, मतलब 11th क्लास थोड़ी सी वीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलिब्रियम भी एक स्टेट होती है जिसके अंदर रिएक्शन आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ, बेसिकली इसे कहते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिएक्शन आगे भी चले पीछे भी चले। लेकिन जिस टाइम पर आगे चलने वाली स्पीड और पीछे चलने वाली स्पीड इक्वल हो जाए, उस स्टेट को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। फिलहाल इक्विलिब्रियम पे ना जाओ ना, अगर तुम लोगों को इक्विलिब्रियम नहीं पता तो फिलहाल इसको गोली मारो, इसकी तरफ देखो ही मत, भैया इग्नोर करो। थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। हाँ वही 11th क्लास के अंदर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम आता है। फिलहाल 1 मिनट रुक जाओ जरा, पहले ध्यान से देखना जरा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, थोरोली पढ़ेंगे, दिक्कत ना लो। इंजीनियरिंग 11th क्लास वीक है, वो पूरी स्ट्रांग हो जानी है, दिक्कत ना लो। देखो जरा ध्यान से, तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू या तो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। अब अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, रिएक्शन चल रही है। और रिएक्शन चल रही है तो जब तुम उसके अंदर कैटलिस्ट डाल दोगे तो उस टाइम पर क्या करेगा वो, रफ्तार को बढ़ा देगा, बिल्कुल बढ़ा देगा। तुमने जस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है, रिएक्शन अगर चल रही है तो वो रफ्तार को बढ़ा देगा। लेकिन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिएक्शन अगर रुकी हुई है, तो उस टाइम पर क्या वो रफ्तार को बढ़ा सकता है कैटलिस्ट, बताइए। नहीं भैया, नहीं भैया। चलता कोई नहीं मसला बढ़ा नहीं है सकता, कैटलिस्ट। ठीक है ना, तो रेट को वो उस टाइम पर नहीं बढ़ा सकता। तो कहने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी ने स्पेशली कहा है कि कैटलिस्ट, ध्यान से देखना, एक कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर गिब्स एनर्जी, मतलब कि कैटलिस्ट गिब्स एनर्जी की वैल्यू को चेंज नहीं करता, ठीक है ना। इट कैटलाइसिस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब कि जो रिएक्शन पहले से चल रही है केवल वो उसी को ही कैटलाइसिस करता है। कैटलाइसिस मींस उसी को बढ़ाता है, ठीक है ना, उसकी रफ्तार बढ़ाता है, बट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सही है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को नहीं बढ़ाता। और अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो आगे भी चल रही है पीछे भी चल रही है, तो उस टाइम पर क्या करेगा कैटलिस्ट, बेचारा कैटलिस्ट आया, कुत्ता भागते भागते आया, एक जना आगे भाग रहा है, एक जना पीछे भाग रहा है, तो क्या करेगा, दोनों के दोनों सेम रफ्तार में भागने लग जाएंगे, आगे और पीछे। समझ रहे हो मतलब बात को, कि अगर कोई रिएक्शन आगे भी चल रही है पीछे भी चल रही है, तो उस टाइम पर कैटलिस्ट नहीं देख पाएगा कि कौन सी रिएक्शन आ गया कौन सी रिएक्शन पीछे, उसे नहीं पता कि उसको कौन सी रिएक्शन बढ़ानी है, किसकी स्पीड बढ़ानी है। तो वो क्या करेगा, दोनों की स्पीड को इक्वली इंक्रीज कर देगा। सही है, सो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। सही है, इट इज ऑल्सो फाउंडेड, देखो आगे लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो फाउंड दैट अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि वो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं करता। सही है, बट इट कैन बट इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर, मतलब कि वो बस हेल्प करता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए। सही है, सो ये सब फिनोमिना तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा ले चैटलर प्रिंसिपल के अंदर। सो उस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाते, फिलहाल बस 3 बातें तुमको ध्यान रखनी है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, सबसे पहली बात। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, बट कंडीशन एक ही है, रिएक्शन चलती हुई होनी चाहिए। कैटलिस्ट रुकी हुई रिएक्शन की स्पीड को नहीं बढ़ा सकता। सही है, तीसरा पॉइंट। बस 3 बातें ध्यान रखनी है अपने को कैटलिस्ट के बारे में। बताइए, तीनों बातें याद रहेंगी, लिख लोगे 3 पॉइंट फटाफट से, लिख लो क्या जल्दी। क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैटलिस्ट
डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। कैटलिस्ट डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ ईए, कैटलिस्ट डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ ईए, वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को घटाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, कैटलिस्ट डोंट चेंज, कैटलिस्ट डोंट चेंज डेल्टा जी, कैटलिस्ट डोंट चेंज डेल्टा जी, कैटलिस्ट डेल्टा जी को चेंज नहीं करता। और सेकंड पॉइंट वही लिख लो 2.1 डालकर, सेकंड पॉइंट का ही फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट डोंट चेंज डेल्टा जी, इसी के अंदर फर्स्ट पॉइंट डाल लो, इट कैटलाइसिस, इट कैटलाइसिस, ये लिखी हुई स्पेलिंग CATALYSES, इट कैटलाइसिस spontaneous reaction, it catalyzes spontaneous reaction only, it catalyzes spontaneous reaction only, ठीक है। और इसी के अंदर अपना 2.2 लिख लो, it does not catalyzes non spontaneous reaction, it does not catalyzes non spontaneous reaction, जो रिएक्शन नहीं चल रही वो उसको नहीं चला सकता, नहीं उसकी स्पीड बढ़ा सकता। It does not catalyzes non spontaneous reaction, सही है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी कैटलिस्ट के बारे में। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, फटाफट से देखना, कोलिजन थ्योरी, ठीक है। अब ये कोलिजन थ्योरी क्या है, जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टक्कर मारना। तो कोलिजन थ्योरी के अंदर अपने को यही सिखाया जाता है कि टक्कर कैसे मारनी, समझ रहे हो, मतलब कि अगर तुम्हारे को किसी में टक्कर मारनी तो ऐसी टक्कर मारनी है कि सामने वाला एक बारी में ढेर हो जाए, अगर ढेर ना हुआ तो फायदा क्या उसका, उस टक्कर का मतलब ही क्या रह जाएगा। मतलब कि टक्कर मारने के दो सिद्धांत है, समझना जरा ध्यान से, अगर किसी सामने वाले को ढेर करना है टक्कर मार कर, तो टक्कर मारने के दो सिद्धांत, दो सिद्धांत कौन से हैं, दो नियम केवल। सबसे पहला नियम, टक्कर इतनी जोरों की मारनी है कि सामने वाला एक ही टक्कर में धराशायी हो जाए, समझ गए, पहला। मतलब कि अपने को एनर्जी कम से कम इतनी लगानी है कि सामने वाला एक ही टक्कर में धराशायी हो जाए, दूसरे की जरूरत ही ना पड़े। और दूसरा, टक्कर मारने का एंगल, समझ रहे हो, एंगल समझते हो, मतलब किस, मतलब कि हम लोग किस डायरेक्शन से टक्कर मारे, उसका कमजोर पॉइंट देखना है अपने को। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम लोग टक्कर मारने गए, टक्कर मारने में एक इंसान है, उसने मान लो आगे से, अपने आगे से उन्होंने शील्ड पहन रखी है, ठीक है ना, और पीछे से कुछ नहीं पहन रखा, तो कौन मूर्ख आगे से टक्कर मारेगा, कोई भी नहीं है ऐसा मूर्ख। आगे से भाई ने शील्ड पहन रखी लोहे की, टक्कर मारेगा कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, वापिस तुझे ही गिरना है। तो अपने को सामने वाले में टक्कर कहां मार रही है, जहां पे उसका वीक पॉइंट हो, मतलब कि जहां पे उनने शील्ड नहीं पहन रखी। समझ में आए टक्कर मारने के दो सिद्धांत, सही है। अब ध्यान से देखना इसके पीछे केमिस्ट्री, दोनों सिद्धांतों के पीछे की केमिस्ट्री। अब देखना केमिस्ट्री कहती है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट है, अगर उसको प्रोडक्ट बनाना है, मतलब कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो ये एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल दैट इज R1, दूसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल दैट इज R2, तीसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल दैट इज R3, तीनों क्या करना पड़ेगा, कोलाइड करना पड़ेगा। और कोलाइड करने के बाद ये इतनी जोरों की टक्कर मारेंगे कि ये तीनों के तीनों कोलाइड करने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब कि सामने वाला धराशायी, सही है भाई। तो समझ में आया, तो किस तरीके से कोलिजन करना है। अब ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कैसे कोलिजन करेंगे, पहला नियम जो इनको ध्यान रखना है कि कम से कम रिक्वायर्ड एनर्जी तो लगानी ही लगानी है। अब उस कम से कम रिक्वायर्ड एनर्जी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट शुड बी अप्लाइड इन द कोलिजन थ्रू विच। भैया ये तो और कहीं भी पढ़ी थी। हाँ जी, और कहीं भी पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर इन द टॉपिक दैट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पर भी तुम लोगों ने पढ़ा था थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है।
सो वहां पर भी यही सेम कंसेप्ट था कि जो सामने से फोटोन्स आ रहे हैं, लाइट से जो फोटोन्स आ रहे हैं वो कम से कम इतनी एनर्जी में तो टक्कर मारे कि एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलना ही चाहिए। याद है सबको कि मान लो ये था हमारे पास लाइट का सोर्स एस, उसने भेजे फोटोन, फोटोन बोले तो पैकेट, पैकेट आके मारेंगे टक्कर, किसमें मारेंगे टक्कर, इस मेटल के सरफेस के ऊपर। जैसे सरफेस पे टक्कर मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ से रिलीज, और रिलीज होने के बाद अगर एनर्जी ज्यादा हुई तो रिलीज ही नहीं होगा, केवल भागना भी शुरू करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर लेगा। तो सबको याद होगा इसके अंदर दो कंसेप्ट थे, एक तो था थ्रेशोल्ड और दूसरी थी अपने पास काइनेटिक एनर्जी। सही है, तो उस पर नहीं जा रहे फिलहाल हम, तो ध्यान रखना, फिर हम लोग फन्ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा पढ़ लेंगे, वो 11th क्लास का था, उसको भूल जाओगी। ठीक है, वैसे बहुत अच्छा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गई। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है बेसिकली, मिनिमम, कि जो मिनिमम एनर्जी तुमको चाहिए टक्कर मारने के लिए कि सामने वाला धराशायी हो जाए, मतलब कि वो प्रोडक्ट बना दे। नाउ सेकंड, सेकंड वो क्या है कि उसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के ऊपर अभी 1 मिनट में आते हैं बस, ठीक है ना। सेकंड क्या है, डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन है, फिर पोजीशन भी कह सकते हो लोग, डायरेक्शन कह दो, पोजीशन कह दो, बात सेम है कि ऐसी पोजीशन टक्कर मान रही है, ऐसी डायरेक्शन टक्कर मान रहा है, ठीक है ना। तो वो अभी उस पर आते हैं अभी, लेकिन उससे पहले एक बार रीड करते हैं जरा एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है, ध्यान से देखना जरा। तो इसमें क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहां से पढ़ रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग से। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर। ये देख लो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, हार्ड स्फीयर, गोले हैं एकदम बढ़िया, जो आके टक्कर मारने वाले हैं। एंड रिएक्शन इज postulated to occur when molecules collide with each other, मतलब कि रिएक्शन जब चलेगी जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे आपस में। और अब यहां से देखना, यहां से इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ कोलिजन, कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब कि रिएक्शन के मिक्सचर के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसे कही जाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल्स आकर टक्कर मार रहे हैं एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सही है भाई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अब इसी कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या नाम है, कोई बताना चाहेगा? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। हाँ जी, ऑफ कोर्स इट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो जब मैंने तुम्हारे को होल्ड पर डलवाया था कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर बताऊंगा, कोलिजन थ्योरी में बताऊंगा, तो बता रहा हूं, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है उसका मतलब क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं कोलाइड करने एक सेकंड के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। सही है ना। तो ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर का फंडा। आगे जो भी लिखा हो तुम लोग पढ़ सकते हो, वो सब मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन यहां पर देखना जरा, ये रिएक्शन A + B गिव प्रोडक्ट, तो रेट, रफ्तार, जो हम लोग डिफाइन करते थे पहले, कैसे, अरेनियस इक्वेशन के अंदर कैसे करा था, k इज इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। सबको याद है, फॉर्मूला भी पढ़ा हमने अरेनियस इक्वेशन का। अब मैंने वहां पर भी कहा था और आज दोबारा कह रहा हूं कि जो रेट है और रेट कांस्टेंट है, वो फ्रीक्वेंसी के अंदर अरेनियस इक्वेशन में सेम बात है, ठीक है ना। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, रेट बढ़ रही है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है, तो रेट कह लो या फिर रेट कांस्टेंट कह लो, बात एक ही है। अब जरा यहां पर देख लो, क्या सेम इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, रेट इज इक्वल्स टू Z AB e रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। जो ये Z है, Z क्या है, Z इज बेसिकली कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली इट इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी और यू कैन से फ्रीक्वेंसी फैक्टर। सही है भाई, समझ में आया कि नहीं फ्रीक्वेंसी फैक्टर का फंडा, देखना। तो आप देखते हैं लो डायरेक्शन, डायरेक्शन देखने तुमको देखनी पड़ेगी कि तो डायरेक्शन को देखना, ये है तुम्हारी एनसीईआरटी की रिएक्शन। अब ध्यान से समझना, एनसीईआरटी रिएक्शन में ऐसा क्या क्या रखा है जो डायरेक्शन को समझाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमसे कह रखा है, ये है अपने पास बेसिक रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन। ध्यान से समझना भाई, इस रिएक्शन में देखो है क्या, ये है OH नेगेटिव, सबको दिख रहा है, ये है Br CH3Br बेसिकली। अब ये Br क्या है, Br इज ब्रोमीन, और सबको पता होगा ब्रोमीन क्या है, हेलोजन है। हेलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जिनको नहीं पता वो लिख लो, इन सब का नाम क्या है, इन सब का नाम है हेलोजन। और जहां पर भी हेलोजन होते हैं वो अपने आप में ही
हाईली नेगेटिव होते हैं। तो ध्यान रखना, ऑल हेलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है, हेलोजन कैसे हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखना जरा ध्यान से, ये है सिंपल रिएक्शन, आम जिंदगी जो तुमको देखने में दिख रही है कि हाँ आमतौर पे हुआ क्या होगा, OH नेगेटिव आया होगा, इसने टक्कर मारी होगी इसको, और टक्कर मारने के बाद Br नेगेटिव अलग निकल गया और OH इसके साथ कंबाइंड हो गया, CH3 के साथ OH जुड़ गया और प्रोडक्ट बन गया। लेकिन हमारे पास टक्कर मारने का डायरेक्शन होना जरूरी है, ओरिएंटेशन होना जरूरी है। ध्यान से देखना ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, सोचना ध्यान से। Br नेगेटिव, ये देख रहे हो, इट इज Br, ये लिखा हुआ है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। क्योंकि ब्रोमीन कैसे होता है, ब्रोमीन अभी बता दें तुमको, हेलोजन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसको गांठ बांध लो, जिसको नहीं पता वो फिलहाल याद रखो, हेलोजन होते हैं नेगेटिव। अभी पी ब्लॉक पढ़ेंगे, बताऊंगा क्यों नेगेटिव होते हैं। सही है, सो ये रहा ब्रोमीन नेगेटिव, ये रहा OH नेगेटिव। सोचना जरा ध्यान से, OH नेगेटिव को कहां से टक्कर मारने में फायदा है। OH नेगेटिव आया टक्कर मारने Br नेगेटिव की तरफ और इनने मार दी सामने से टक्कर, बिना देखे अंधों की तरह, तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, ये देख रहे हो, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। जब दो नेगेटिव सामने रिपल्शन हो आएंगे, जाएगा भैया। रिपल्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, रिएक्शन होगी ही नहीं, दैट मींस नो प्रोडक्ट। अब दिमाग लगाया इनने कि भाई सामने से जाऊंगा तो Br मारेगा रिपल्शन, और इतना क्या रिपल्शन मारेगा कि टक्कर लगेगी नहीं। तो इनने क्या करा, कोई दिक्कत नहीं, छुपके से पीछे से जाते हैं। तो आगे नेगेटिव बैठा है, ये कहां जाएगा, पीछे से जाएगा, ये गया पीछे से। पीछे कौन है, दिख रहा है, अगर ये नेगेटिव है तो पीछे कैसा है, पीछे है पॉजिटिव। सो इनने क्या करा, पीछे से अटैक मारा, ये देख लो, पॉजिटिव वाले की तरफ अटैक मारा, और जैसे ही अटैक मारा Br को पता भी नहीं चला, कानों को खबर नहीं हुई, और इससे बन गया बॉन्ड और बेचारा Br नेगेटिव हो गया अलग। समझ में आया फंडा, कि हमारे को अटैक मतलब कि ओरिएंटेशन की बेसिकली अटैक, अगर तुम नेगेटिव नेगेटिव जब सामने से अटैक कर रहे थे तो उस टाइम पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, बट जैसे ही पीछे से अटैक करा तो उस टाइम पर प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि पीछे से नेगेटिव मिला ही नहीं, कौन मिला, पॉजिटिव। इन्हें तो कह दिया भाई आजा कर ले रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं, तू नेगेटिव है पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं, और इनने अपने आगे वाले नेगेटिव को बाहर निकाल दिया। सही है भाई, फंडा समझ में आया ओरिएंटेशन का। तो इसमें ये लिखवा नहीं रहे कुछ, क्या, इसमें लिखवा नहीं रहे कुछ। नहीं नहीं, ये कोलिजन थ्योरी है, इसको बस ऐसे ध्यान रखना, ये बना लेना, लिखना चाहो तो ये एनसीईआरटी कट आउट है, इसी के अंदर लिख लेना ये सब कुछ, ठीक है ना, बाद में लिखना, अभी नहीं, बाद आती है में भैया ये लिखते। वैसे लिखने के लिए? ये नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं एक क्वेश्चन तुमको दिखाना चाहता हूँ, क्वेश्चन है बहुत अच्छा, वो दिखाता हूँ कैसे बोर्ड में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोलिजन थ्योरी बहुत टाइम से नहीं आई, ठीक है ना, लेकिन एक क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ अभी। लेकिन फिलहाल मैं एक बार वाइंड अप कर देता हूँ कि कोलिजन थ्योरी में हमने केवल और केवल कोलाइड करने के रूल्स पढ़े हैं। दो रूल हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी और अपना ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्शन, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, और डायरेक्शन के क्या होनी चाहिए, परफेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए एक रिएक्शन करने की, सही है ना। और हमने क्या जाना इसके अंदर कि जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसे कहते हैं हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी फैक्टर। सही है भाई, तो ये सब था पूरी की पूरी कोलिजन थ्योरी में। अब बस एक क्वेश्चन देखो जो बोर्ड के अंदर आया हुआ है, ये रहा असाइनमेंट, और असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन देखें, जस्ट लास्ट क्वेश्चन 87। In some cases, it is found that large number of molecules have energy more than or equal to threshold energy। मतलब कि कितने ही सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी टक्कर एकदम बराबर है, वो एकदम टक्कर मार रहे तो कम से कम एनर्जी से तो ज्यादा ही मार रहे हैं, येट द रिएक्शन इज स्लो। लेकिन जब भी रिएक्शन बहुत स्लो चल रही है, बहुत धीरे चल रही है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, गलत होगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया कि उनका ओरिएंटेशन गलत होगा। भाई साहब दोनों नियम बहुत ही बढ़िया, दोनों नियम अपनाने जरूरी है। मतलब कि अगर तुम टक्कर मान रहे हो लेकिन अगर डायरेक्शन ही गलत है तो फिर रिएक्शन होगी ही नहीं। सही है, टक्कर मारने के साथ साथ एनर्जी के साथ साथ डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। सही है, तो इसका आंसर है ड्यू टू इम्प्रॉपर डायरेक्शन। सही है भाई, समझ में आ गया। क्वेश्चन तो हो गया। तो 87 था, केवल एक क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, ये बहुत साल पहले आया है। मतलब कि इस क्वेश्चन में असाइनमेंट तुम लोग देखोगे तो इसके अंदर ज्यादातर न्यूमेरिकल है, ज्यादातर क्या 99.99% न्यूमेरिकल है, बिकॉज ये चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, और फिजिकल में न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, भैया ये केमिस्ट्री बता कौन सी दो। होगी? ठीक है। तो ये चैप्टर होता है समाप्त, इसके आगे हम लोग करेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर पे। सही है।